चलिएगा, तो प्रीवियस वाले हमने जो लेक्चर्स था उसमें हमने ये देखा था कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसने किस तरह से एक्ट किया, कहां कहां पर एक्ट किया, उसकी हाइपो और हाइपर सिक्रीशन से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हम हार्मोन डिस्कशन कर रहे थे, तो अब हम सेकंड हार्मोन डिस्कशन में अभी करेंगे जिसका नाम है दैट इज दी थायरोट्रोपिक या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है जी, तो टीएसएच के बारे में हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो देखिएगा, जो सेकंड हार्मोन आपके पास में एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज द टीएसएच। तो टीएसएच जो है वो आपके पास जो बेसोफिल सेल्स होते हैं आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, जिसको थायरोट्रॉप सेल भी कहा जाता है, ये बेसिकली उस पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन को आपको बनाकर देते हैं और इसी ग्लाइकोप्रोटीन को हम बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। देखिए, वर्ड अपने आप में ही बताता है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला आपके पास में हार्मोन है जिसको बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब भी थायराइड ग्लैंड को बेसिकली स्टिमुलेट करता है तो आपके पास जो थायरोक्सिन की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। अब थायराइड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपके पास ये बेसिकली हाइपोथैलेमस जो है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर आपके पास रिलीज करती है। वही थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी तक रिलीज आपके पास में रिलीज होगा और आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच रिलीज होते हुए आपके पास थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करेगी। लेकिन उसी जगह पर अगर हम ये चाहें कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके पास स्टिमुलेट नहीं होना चाहिए, तो आपके पास जो हाइपोथैलेमस है उसमें सोमैटोस्टैटिन दैट इज द थायराइड या थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग फैक्टर आपके पास रिलीज किया था जिसको हम सोमैटोस्टैटिन कहते हैं, और वो सोमैटोस्टैटिन टीएसएच के रिलीज को एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टॉप करवा देता है। मीन बाय जो थायरोक्सिन के एक्शंस होंगे वो आपके पास नहीं होंगे। तो ये आपके पास में जो एक्शन है दैट इज दी बीइंग डन बाय दिस पर्टिकुलर हार्मोन दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है जी, अब हम इसके बारे में हाइपो या हाइपर से क्या हुआ उसको हम रिलेट करेंगे जब थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से वो सारा का सारा रोल अब आपको मिलेगा, क्योंकि स्टिमुलेशन जब आपके पास टीएसएच के द्वारा की गई है वो थायराइड ग्लैंड की है, और वो थायराइड ग्लैंड जो आपके पास हार्मोन रिलीज कर रहे हैं वो क्या एक्शन करेगा वो आपके पास वहां पर हम डील करने वाले हैं। तो चलिएगा, नेक्स्ट उसके बाद हार्मोन आती है जिसको बोलते हैं एसीटीएच या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन। ठीक है जी, तो ये भी आपके पास जो बेसोफिल सेल्स होते हैं आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी के वो आपके पास रिलीज करते हैं, इनको कॉर्टिकोट्रॉफ्स कहा जाता है मेनली। अब ये बेसिकली जो आपके पास एसीटीएच है इट इज मेनली मेड अप ऑफ द वेलिन एंड टायरोसिन अमाइनो एसिड। याद करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछी जाती है। तो वेलिन और टायरोसिन अमाइनो एसिड से आपके पास में ये बनी हुई एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को आपके पास में कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करती है, और जब एड्रीनल कॉर्टेक्स आपके पास स्टिमुलेट होगी तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड आपके पास रिलीज होंगे, और उनका एक्शन हम डील करेंगे जब आपके पास एड्रीनल ग्लैंड की एड्रीनल कॉर्टेक्स को हम वापिस से पढ़ेंगे। चलें, उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन आती है जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगेन बीइंग रिलीज्ड बाय द सेल्स दैट इज द बेसोफिल सेल्स, लेकिन उनकी आपके पास क्लासिफिकेशन में जो सेल आते हैं उनको बोलते हैं गोनाडोट्रॉफ सेल्स। ये भी ग्लाइकोप्रोटीनियस ही होता है आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नेचर के अंदर। ये दोनों मेल और फीमेल दोनों ही आपके पास रिलीज करते हैं। मेल के अंदर आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती है, और आपके पास जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है सेमनिफरस टिब्यूल की उसको करवाने में आपके पास में हेल्पफुल है। मीन बाय स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत पड़ती है। फीमेल्स के अंदर आपके पास जो oogenesis की प्रोसेस होती है मीन बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ओवा दैट इज बीइंग आल्सो बीइंग स्टिमुलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर हार्मोन दैट इज एफएसएच। इसके अलावा जो आपके पास ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं मीन बाय प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से जो टर्शरी फॉलिकल जिसको हम मैच्योर फॉलिकल कहते हैं या ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, उस ग्रेफियन फॉलिकल तक की जो बेसिकल डेवलपमेंट होती है वो आपके पास इसी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा ही की जाती है। इसी एफएसएच को आपके पास में गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी कहा जाता है। इसका नाम ही वर्ड देखिएगा, गैमेटोकाइनेटिक का मतलब हुआ गैमीट को बेसिकली आपके पास में फॉर्म करने वाला एक पर्टिकुलर हार्मोन। तो ये आपके पास एफएसएच है।
अब इंपॉर्टेंट क्या है देखिएगा, लास्ट वर्डिंग्स में लिखा हुआ है एस्ट्रोजन हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल इज आल्सो अफेक्टेड बाय एफएसएच। तो देखिएगा एफएसएच की कितनी सिक्रीशन होगी और कितनी सिक्रीशन नहीं होगी, ये आपके पास एस्ट्रोजन के आपके पास में सिक्रीशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करती है। इसको हम डील करेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो हम डील करेंगे कि एफएसएच किस तरह से एस्ट्रोजन के हार्मोन की सिक्रीशन को आपके पास में कंट्रोल कर सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है आपके पास में फिफ्थ हार्मोन जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH या LH के नाम से उसको जानते हैं। ये भी आपके पास जो बेसोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो कैटेगरी आती है जिसको गोनेडोट्रॉफ सेल्स कहते हैं, वो आपके पास रिलीज करते हैं ग्लाइकोप्रोटीनियस, ये आपके पास नेचर में होते हैं। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता क्या है, फीमेल के अंदर जो आपके पास में oogenesis की प्रोसेस के दौरान में आपके पास ग्राफियन फॉलिकल की जनरेशन हुई है, उस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाने का काम करता है ताकि ओवम वहां से रिलीज हो जाए। तो ये आपके पास स्टिमुलेट कर रहा है ओव्यूलेशन इन द फीमेल एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज बीइंग फॉर्म्ड। सिंपल सी हमें मालूम पता है कि जब भी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है तो ओवम रिलीज होती है, ओवम जब रिलीज हो जाएगी तो ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम हमें बनाकर देती है। तो ये आपके पास जो प्रोसेस है इसको ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन आपके पास में स्टिमुलेट की जाती है LH के द्वारा। क्लियर हो गया जी। अब इसकी तीसरी लाइन को अगर पढ़ने की कोशिश करिएगा तो क्या लिखता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज आल्सो बीइंग स्टिमुलेटेड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो शुरुआत के दिनों के अंदर जब आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बनती है, तो हमने एक सिक्रेटरी फेज के बारे में पढ़ा होता है जब भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ते हैं। तो सिक्रेटरी फेज में हमने पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जो है वो जरूरत से ज्यादा उस दौरान में बनती है। तो वो इसलिए बन पाती है क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है कॉर्पस ल्यूटियम को लगातार स्टिमुलेट करती रहती है ताकि प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होता रहे। अब मेल के अंदर आपके पास इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और ये आपके पास जो हार्मोन है ये जो लेडिक सेल्स होते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस के, उनको स्टिमुलेट करती है और आपके पास एक हार्मोन रिलीज करवाती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन है। अब ये एक मैस्कुलिन हार्मोन है, मसल को आपके पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला एक हार्मोन। अभी इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को गैमीट रिलीजिंग फैक्टर भी कह रहे हैं। देखिए गैमीट रिलीजिंग फैक्टर क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने अभी अभी ये चीज पढ़ी कि जब भी आपके पास ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो ही ओवम बाहर आएगी। तो ओवम क्या है, बेसिकली वो गैमीट है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आपके पास गैमीट रिलीजिंग आपके पास फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसी एफएसएच और एलएच को हम इकट्ठा कर गोनेडोट्रोफिक हार्मोन की कैटेगरी में भी इसको डालते हैं। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं, इसीलिए इन दोनों का जो हार्मोनल एक्शन होती है वो सिनर्जिस्टिक होती है। सिनर्जिस्टिक का मतलब वो कंबाइंड एक्शन आपको हमेशा इसकी नजर आएगी, और इन दोनों हार्मोन का जो मेनली कंबाइंड एक्शन है वो तब स्टार्ट होती है जब प्यूबर्टी रीच हो जाती है। तो प्यूबर्टी कब रीच होती है, तो फीमेल के अंदर हमने पहले ही बताया था 11 to 13 ईयर के अंदर रीच हो जाती है, और मेल के अंदर 12 to 14 ईयर के अंदर रीच होती है। उस दौरान में इन दोनों मेन हार्मोन्स का एक्शन आपको एक साथ में नजर आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसको हम फर्दर भी डील करेंगे, ऐसा मत सोचिए कि फर्दर डील नहीं करेंगे। जब चैप्टर आएगा हमारे पास में रिप्रोडक्शन वाला तो हम इसको वापस से थोड़ी बहुत चीजें वहां पर भी डील करते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट आती है प्रोलैक्टिन, या इसको ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन या मेमोट्रोफिन हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं। ये आपके पास जो एसिडोफिल सेल्स होते हैं उसके अंदर जो लैक्टोट्रॉफ्स होते हैं वो बेसिकली आपके पास इसको सिक्रीट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास प्रोलैक्टिन बेसिकली काम क्या कर रहा है, तो देखिएगा पहला रोल तो मेनली है लैक्टेशन। देखिए इसको बोलते हैं मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन इन अ फीमेल इज बीइंग टर्म्ड एज द प्रोलैक्टिन। तो मिल्क की फॉर्मेशन और उसकी सिक्रीशन देखिएगा दो अलग प्रोसेस होती हैं। तो आपके पास जो लैक्टेशन का बेसिक रोल है दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय दिस पर्टिकुलर हार्मोन आफ्टर द डिलीवरी।
तो फीमेल में आफ्टर द डिलीवरी जो है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट होने के लिए आपके पास एक हार्मोन की जरूरत है, उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। इसका मतलब ये नहीं है कि आफ्टर द पार्चुरेशन ही बेसिकली प्रोलैक्टिन आपके पास एक्ट करती है। जब पिवर्टल स्पर्ट रीच होती है तो भी प्रोलैक्टिन आपके पास एक्ट करना शुरू कर देती है, और जिस दौरान में आपके पास गेस्टेशन पीरियड आपके पास होता है उस दौरान में भी बेसिकली आपके पास ये प्रोलैक्टिन जो है अपना रोल प्ले करती है। इसका मतलब जो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ है वो बेसिकली ये प्रोलैक्टिन जो है वो आपके पास में कंट्रोल कर रख सकती है। प्रोलैक्टिन की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ ज्यादा होगी, अदरवाइज मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी। इस प्रोसेस को हम बेसिकली लैक्टेशन का नाम देते हैं, ये ग्लैक्टोपोइसिस का नाम देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछी गई है। अब देखिएगा यहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इन चीजों को अगर नहीं भी आप पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे जरूरी आपके पास सिर्फ ये है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रोलैक्टिन ने एग्जैक्ट में फंक्शन क्या किया, किस तरह से किया, उसकी जरूरत आपको नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है जी कि आपके पास जो ये प्रोलैक्टिन है ये बेसिकली मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है। आफ्टर दी पार्चुरेशन जो है, जब भी आपके पास प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा होगी तो मिल्क जो है आपके पास मेमोरी ग्लैंड के अंदर आपके पास ज्यादा फॉर्म होगा। अब हमने एक चीज कही थी कि जो प्रोलैक्टिन है, इस प्रोलैक्टिन को रिलीज करने वाला जो फैक्टर है वो हाइपोथैलेमस में पड़ा है, और उसको इनहिबिट करने वाला जो फैक्टर है वो भी आपके पास में हाइपोथैलेमस में ही पड़ा हुआ है। तो इनहिबिटरी फैक्टर का नाम हमने उस समय बताया था, दैट इज द डोपामीन। मेनली आपके पास जब तक प्यूबर्टल स्पर्ट रीच नहीं होती है उस दौरान तक आपके पास प्रोलैक्टिन के ऊपर इनहिबिटरी एक्शन हमेशा बना हुआ रहता है, ताकि आपके पास मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ ना हो। और आपके पास जैसे ही मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ होना शुरू होगी, इसका मतलब ये होगा कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर का जो रोल है अभी कम होना शुरू हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा एक और पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास वर्डिंग्स लिखी हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टेडीली इंक्रीज अंटिल टर्म, बट ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लैक्टेशन इज इनहिबिटेड। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल जो है वो आपके पास यहां पर अवेलेबल है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जब तक हायर लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन रहती है तब तक आपके पास लैक्टेशन जो है इनहिबिटेड रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपके पास में पर्टिकुलर गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगी, पार्चुरेशन हो जाएगी, तो पार्चुरेशन के बाद में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो आपके पास रोल है वो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि प्लेसेंटा फुली फॉर्म्ड हो जाती है, और वही फुली फॉर्म्ड प्लेसेंटा आपके पास एक स्टिमुलस जनरेट करती है जिसको हम फीटल रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं, और उसी वजह से पार्चुरेशन होती है। तो जैसे पार्चुरेशन हो जाएगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो आपके पास लेवल है वो सडनली डिक्रीज हो जाएगा, और प्रोलैक्टिन जो है वो आपके पास इंक्रीज स्टेट में जो पहले से थी वो अपना एक्शन करना आपके पास में शुरू कर देगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है। चलेगा, तो ये भी अगर आपको समझ आ गया हो तो ये देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो भूलना मत, ठीक है। चलेगा, उसके बाद आपके पास आती है दैट इज द हार्मोन दैट इज बीइंग सिक्रेटेड बाय द मिडल लोब ऑफ द पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के वो 7 हार्मोन हमने अभी डील कर लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास मिडल लोब है ये भी एडिनो हाइपोफाइसिस का ही एक पार्ट है। मैंने उस दिन भी एक चीज कही थी कि मिडल लोब जो है वो आपके पास में जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर नहीं मिलती है, और ये फंक्शन आपके पास जो मिडल लोब का है वो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ही हमें कर देती है ज्यादातर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए चलनी। तो देखिएगा, जो मिडल लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके पास एक हार्मोन सिक्रीट हुआ, उस हार्मोन का नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हो गए जी। तो जो कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स होते हैं वो इस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, इसका दूसरा नाम इंटरमिडिन भी है। क्लियर। अब फिर से मैं ध्यान आपका आकर्षित करा दूं कि जो MSH है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ही आपके पास सिक्रीट करेगी। जब हम बात करेंगे हायर वर्टिब्रेट की, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों के अंदर आपके पास मिडल लोब जो है वो आपके पास डेवलप्ड नहीं होती है, इसलिए MSH की सिक्रीशन जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ही कर देती है। इस हार्मोन का जो बेसिक रोल आती है वो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर आपको नजर आएगी, क्योंकि वहां पर जो स्किन के कलर में लगातार चेंज आती है वो आपके पास लाने का काम ये बेसिकली मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको कर देती है। और इस फिनोमेना को हम बेसिकली मेटाक्रोसिस कहते हैं। मेटाक्रोसिस भूलिएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले एम्स के अंदर पूछा गया है। अब देखिएगा ये बेसिकली करता क्या है, तो लिखता है इट डार्कन्स द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग मेलानिन पिगमेंट इवनली अंडर द स्किन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि स्किन की जो डार्क डिस्कलरेशन या कॉम्प्लेक्शन जो है वो आपके पास में क्यों आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि मेलानिन को आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आपके पास में डर्मिस लेयर के अंदर
जो स्किन की आपके पास सेकंड लेयर है जिसको हम डर्मिस कहते हैं, उस डर्मिस के अंदर आपके पास इस मेलेनिन को पेनिट्रेट करवाने के लिए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा मेलेनिन की पिगमेंट होगी उतना ही ज्यादा डार्कर कॉम्प्लेक्स होगा, जितना कम मेलेनिन होगा उतने फेयरर आपके पास में स्किन कॉम्प्लेक्सेस आपको नजर आएंगे। वर्ड पे पक्का से ध्यान दीजिएगा। अब एक वर्ड पे एक और ध्यान दीजिएगा, क्या लिखता है, just opposite to it, melatonin secreted by the pineal body collect the melanin pigment at one place, thus fairing the कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास बिल्कुल अपोजिट एक्शन जो है, जो आपके पास MSH है उसके बिल्कुल अपोजिट एक और आपके पास हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड ऑफ द बॉडी आपके पास रिलीज करती है, जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये पर्टिकुलर कोई एरिया है, इस एरिया में पूरे एरिया के अंदर मेलानिन की आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको कौन सा हार्मोन चाहिए, वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन मेलाटोनिन क्या करती है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड जितना भी मेलेनिन होती है उसको एक पर्टिकुलर स्पॉट पर ले आएगी। तो मान लीजिए अगर इस स्पॉट पर ले आए तो इस जगह पर थोड़ा बहुत डार्कनेस होगी और इस सारे एरिया में आपके पास फेयरनेस आपको नजर आएगी, क्योंकि वर्ड पे पक्का ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, जस्ट अपोजिट टू इट melatonin secreted by the pineal body collect the melanin pigment at one place, thus fairing the complexion, जो मैंने अभी आपको यहां पर समझा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछी गई है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड से भी आपको एक बार क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने भूलना नहीं है। चलिए जी, उसके बाद आती है आपके पास पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपके पास में क्वेश्चन पूछी पहले भी गई हुई है। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है जो यहां पर पहली 3 लाइंस आपको नजर आएंगी। तो देखिए क्या लिखता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी इज 1/4 ऑफ द टोटल ग्लैंड। It is just like a nervous tissue because in it the terminal ends of the axons of the neurosecretory cells of the hypothalamus are swollen. These swollen ends are being termed as the herring bodies. Hormones are released in these bodies. देखिएगा ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। herring bodies होती क्या है, herring bodies हैं आपके पास जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस में आपके पास है। उन हाइपोथैलेमस से एक्सटेंडेड एक्सॉन से आपके पास जो हार्मोन जो आपके पास हाइपोथैलेमस ने बनाया वो आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक रीच करेगा, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एग्जैक्टली में वो नजर नहीं आएगा। जो एक्सॉन के स्वेलन पार्ट्स होंगे जिसको हम हैरिंग बॉडीज कहते हैं, उन हैरिंग बॉडीज के अंदर आपके पास इसकी स्टोरेज आपको नजर आएगी। तो ये चीज आपने भूलनी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछी गई है कि हैरिंग बॉडीज क्या होती हैं। हैरिंग बॉडीज हैं जो एक्सॉन्स हैं उनके टर्मिनल एंड आपके पास स्वेल कर जाते हैं। उन टर्मिनल एंड्स के पास में जो स्वेल्ड हो चुके हैं उनके अंदर हार्मोन की आपको कलेक्शन नजर आएगी। क्लियर हो गया जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्या लिखता है, these are the small large branched fatty neuroglial supporting cells in between the axons that are called as the pituitary. देखिएगा पिट्यूटरी साइट जो होते हैं वो आपके पास में न्यूरोग्लायल सपोर्टिंग सेल्स हैं। हम इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। जो एक्सॉन्स हैं उनके बीच में आपको ये सेल्स मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए क्या लिखता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने कोई भी हार्मोन itself synthesize नहीं कर सकती है। they are being synthesized in the supraoptic nuclei and the paraventricular nuclei of the hypothalamus। अगर आपको याद हो तो हम जब हाइपोथैलेमस के बारे में पीछे डील कर रहे थे और मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाई थी, तो मैंने उस समय भी आपके पास में सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस उसके अंदर आपको दिखाए थे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं उस डायग्राम को एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिएगा, ये है आपका सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस यहां पर अगर आपको नजर आए, और दूसरा ये है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। क्लियर हो गई जी। बहुत सिंपल है। ये आपके पास जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं उनके बेसिकली आपके पास न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है। तो भूलिएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। तो जो आपके पास में ये सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर जो आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास में हार्मोन बनाते हुए नजर आएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हाइपोथैलेमस में। मैंने फिर एक चीज कही थी कि सारी चीज तो याद नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप ध्यान कर चलेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन नहीं बनाएगी, ये बिल्कुल श्योर है। वो हार्मोन आपके पास में सुप्राऑप्टिक जो न्यूक्लियस होती है और जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होती है हाइपोथैलेमस के अंदर, वो उन हार्मोन को आपके पास बनाकर देती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के।
एक्सॉन जो आपके पास में एक्सटेंड हो चुकी हैं, उनके जो टर्मिनल एंड है वो स्वेल कर जाते हैं, उनको हेरिंग बॉडीज कहते हैं। उन हेरिंग बॉडीज के अंदर आपके पास बेसिकली इन पर्टिकुलर हार्मोन की आपको स्टोरेज नजर आएगी। वो हार्मोन कौन से हैं? तो पहले हार्मोन का नाम है वेसोप्रेसिन या पिट्रिसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम कहते हैं। इसके फंक्शन के बारे में हम पहले भी डील कर चुके हैं। हमें मालूम है कि ये आपके पास जो डीसीटी होती है, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड द कलेक्टिंग टिब्यूल, वहां से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाने की कोशिश करती है ताकि आपके पास में हाइपरटोनिक यूरिन ज्यादा सिक्रीट हो, पानी की मात्रा बॉडी से बाहर ना जाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है वो भी हमने पढ़ा था जब रास सिस्टम हम डील कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाने का काम करती है बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग दी आपके पास ब्लड वेसल ऑफ द टिश्यू। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का जो रोल होती है वो भी आपके पास यही एडीएच करने का रोल प्ले करती है। फिर हमने एक और चीज कही थी कि अगर एडीएच जो है वो आपके पास में कम मात्रा के अंदर आपके पास सिक्रीट होती हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो आपके पास डायूरेसिस होगी। इसका मतलब हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो आपके पास सिक्रीट होगा, पानी की मात्रा जो है वो जरूरत से ज्यादा बॉडी से बाहर चली जाएगी, तो पर्सन को बार बार प्यास लगेगी, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, और इसी डिजीज का नाम हमने दिया था डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है जी। तो डायबिटीज इंसिपिडस में हमने एक चीज कही थी कि बार बार व्यक्ति जो है वो यूरिनेशन जाता है, दैट इज पॉलीयूरिया, और बार बार उसको प्यास लगती है और वो पानी पीता है, इसलिए पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया जो है वो आपके पास बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायबिटीज इंसिपिडिस का, जो आपके पास क्यों हुई? क्योंकि हाइपोसिक्रीशन आपके पास एडीएच की जब होती है तो ये चीज होती है, और डीसीटी के ऊपर आपके पास एक्शन नहीं हो पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने फिर से ध्यान देनी। फिर हमने एक और चीज कही थी कि जब जब व्यक्ति अल्कोहल पीता है, कॉफी पीता है, टी पीता है, उस दौरान में एडीएच का जो सिक्रीशन है वो आपके पास में स्टॉप हो जाती है और एडीएच अपना एक्शन नहीं कर पाता है। तो मैंने कहा था एंटागोनिस्टिक फंक्शन जो है एडीएच के अगेंस्ट में कौन परफॉर्म करेगी? कैफीन हो गई जो कॉफी के अंदर है, टी के अंदर जो निकोटीन होती है, एक्सेस अल्कोहल हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपके पास एडीएच के एक्शन को स्टॉप करवाती हुई आपको नजर आएंगी। क्लियर हो गई जी? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने चीज नहीं भूलनी है। ठीक है। अगर इसी एडीएच की हाइपर सिक्रीशन हो, देखिए अगर हाइपर सिक्रीशन अगर आपके पास इस एडीएच की होना शुरू हो जाएगी तो सिंपल लॉजिक है कि हाइपरटोनिक यूरिन जरूरत से ज्यादा बनेगा, और जो कंगारू रैट्स होते हैं ज्यादातर उनके अंदर बेसिकली आपके पास में हाइपरटोनिक यूरिन ही लगातार पूरी लाइफ के अंदर बनती है, और वो हाइपरटोनिक इतनी ज्यादा होती है कि उनकी बॉडी से ऑलमोस्ट पानी का लॉस होता ही नहीं है, इसीलिए जिंदगी भर वो पानी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम पीते ही नहीं है। क्लियर हो गई? तो ध्यान देखते हुए चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज भूलनी नहीं है। चलिएगा, सेकंड हार्मोन आती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। ठीक है जी। इसको मेन पार्चुरेशन हार्मोन कहते हैं। क्यों इसको पार्चुरेशन हार्मोन कहा जाता है, या इसको बर्थ हार्मोन का नाम भी देते हैं। अब बर्थ हार्मोन क्यों कहा गया इसको? वो इसलिए कहा गया, जो यूट्रस की आपके पास में स्मूथ मसल्स होती हैं, उन स्मूथ मसल्स को बेसिकली आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करने का काम जो यूट्रस के अंदर आपके पास प्रेजेंट है, उनको आपके पास में एग्जैक्टली में स्टिमुलेट करने के लिए इस ऑक्सीटोसिन की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से क्या चीज मैंने कही है, जो आपके पास में स्मूथ मसल्स यूट्रस के अंदर आपके पास प्रेजेंट हैं, उन स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम बेसिकली ये ऑक्सीटोसिन आपके पास करती है। अगर आपको ये चीज ध्यान हो कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को हम बेसिकली पेरिस्टेलिसिस का नाम देते हैं, ये विजिबल आपके पास नहीं होती हैं, एक वेव ऑफ मोशन है जो अपवर्ड टू डाउनवर्ड हमेशा मूव करती है, और इसी वजह से आपके पास जो लेबर पेन है वो आपके पास जनरेट होगी। तो लेबर पेन इज नथिंग बट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट आर ड्यू टू द हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन व्हेन देयर इज अ फुली फॉर्म्ड प्लेसेंटा। ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स के ऊपर। ऑक्सीटोसिन बॉडी के अंदर तभी सिक्रीट होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जब प्लेसेंटा फुली फॉर्म्ड हो चुकी होगी, मीन बाय गेस्टेशन पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट आपका ओवर हो चुका होगा। तो उस दौरान में आपके पास ये हार्मोन रिलीज होती है और पार्चुरेशन के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग एक और है, हमने अभी थोड़ी देर पहले एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन के बारे में डिस्कशन की थी जिसका नाम था प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन जो थी वो आपके पास में कहीं ना कहीं मिल्क को फॉर्म करवा रही थी, लेकिन मेमरी ग्लैंड से आपके पास तभी मिल्क जो है वो बच्चे तक पहुंचेगा जब बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो है मेमरी ग्लैंड की जो स्मूथ मसल्स होंगी उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाने में आपके पास हेल्प करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, मेमरी ग्लैंड की जो आपके पास स्मूथ मसल्स हैं और जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स हैं, उनको दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में बेसिकली इसी ऑक्सीटोसिन का रोल आती है। तो इंपॉर्टेंट है जी, ये चीज आपने भूलना
नहीं है। तो याद कर कर चलिएगा कि मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन जो है वो आपके पास प्रोलैक्टिन है, और मिल्क इजेक्ट करने का मतलब हुआ मेमरी ग्लैंड से बाहर निकालने के लिए आपको बेसिकली हार्मोन की जरूरत पड़ती है। उस हार्मोन का नाम बेसिकली ऑक्सीटोसिन है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी ऑक्सीटोसिन को बेसिकली आज की डेट में इलीगली यूज किया जाता है। जैसे जो ये आपके पास वेटनरी के या जिन्होंने बेसिकली बहुत सारे कैटल्स आपके पास पाले होते हैं, बेसिकली जिनसे वो मिल्क लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मिल्क की क्वांटिटी बॉडी से ज्यादा बाहर आने के लिए वो क्या करते हैं कि ऑक्सीटोसिन के उन काऊ और बफेलोज को लगातार इंजेक्शंस लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो जरूरत से ज्यादा आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और मिल्क की सिक्रीशन वो जरूरत से ज्यादा करती हैं। लेकिन इसके जो आपके पास बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, कुछ समय के लिए तो आपके पास काउज और बफेलो जो है वो ऐसा कर पाएंगी, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास जो नेक्स्ट ग्लैंड है उसको बोलते हैं हम पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है जी, तो देखिएगा वर्ड अपने आप में बोला है पैरा और थायरॉइड। ठीक है, तो मीन बाय थायरॉइड के सरफेस के ऊपर कुछ पर्टिकुलर स्मॉल ग्लैंड्स आपके पास में प्रेजेंट है। कितने हैं जी? टोटल 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब हुआ टोटल मिला के 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और ये बेसिकली आपके पास जो डॉर्सल सरफेस है थायरॉइड ग्लैंड का, वहां पर आपको एम्बेडेड नजर आते हैं। क्लियर हो गया जी? अब देखिएगा, ये सारी डिस्कवरी के बारे में कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। कितना इनका वेट होता है, साइज होता है, इससे कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ना तो आपको इसके बारे में जरूरत है पढ़ने की। देखिए, आपको क्या पढ़ना है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो मेन हार्मोन है वो कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। इसको हम बेसिकली ऑल्सो कुलिप्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, या पीटीएच के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो कुलिप्स हार्मोन या बेसिकली पैराथॉर्मोन, ये बेसिकली एक प्रोटीनियस हार्मोन है या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, और ये हार्मोन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है होमियोस्टेसिस ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट को मेंटेन करने के लिए। वर्ड मेरे पास ध्यान दीजिएगा, मैंने होमियोस्टेसिस टेम्परेचर के लिए यहां पर वर्ड यूज ना करते हुए मैंने वर्ड यहां पर यूज किया है कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस को बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए पैराथॉर्मोन की मेन रिक्वायरमेंट होती है। और हमें मालूम है कि कैल्शियम जब तक बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगी तब तक जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जैसे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, मस्कुलर एक्टिविटीज, नर्व कंडक्शन, हार्ट बीट, ब्लड कोगुलेशन, बोन फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, ये सारे नॉर्मली आपके पास में होते रहेंगे। और हमें यह भी मालूम है कैल्शियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट आपके पास मिनरल है जो बॉडी के अंदर आपके पास प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ द hydroxyapatite crystals that are present in the bone and the enamel। देखिए, तो इंपॉर्टेंट यहां पर यही चीज है कि पैराथॉर्मोन जो है वो आपके पास पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला एक हार्मोन है। तो ये इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा, ये हार्मोन आपके पास कौन से सेल ने एग्जैक्टली में बना कर दिया। तो देखिएगा, यहां 2 तरह के सेल आपको नजर आएंगे, एक ऑक्सीफिल सेल्स है और एक चीफ सेल है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर ये चीफ सेल्स होते हैं, ये चीफ सेल ही बेसिकली आपके पास में इस हार्मोन को बनाते हैं, जिसको हम कुलिप्स हार्मोन या पैराथॉर्मोन का नाम देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है जी इसलिए क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन चाहिए। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट एक और बात क्या लिखता है, मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर कैल्शियम लेवल अंडर होमियोस्टेसिस इज इन फैक्ट अ कंबाइंड फंक्शन ऑफ द पैराथॉर्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन एंड द विटामिन D3। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान देने वाली है, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देने वाली है, थायरोकैल्सिटोनिन क्या है? ये एक हार्मोन है जो आपके पास में पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जिसको थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन के नाम से आप बहुत कॉमनली जानते हैं। तो पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन जो होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिटली काम करती है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली आपके पास काम करने वाली पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन है। अब ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट किस तरह से काम करती है, तो एक इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान देने की बात है। देखिए, क्या ध्यान देने वाली बात है, जब जब आपके पास में हमारे ब्लड या सीरम के अंदर या प्लाज्मा के अंदर जब जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो वर्ड पे पक्का से ध्यान दीजिएगा, कब पैराथॉर्मोन रिलीज होगा? तो पैराथॉर्मोन उस समय रिलीज होगी जिस समय हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में या प्लाज्मा में या सीरम के अंदर कैल्शियम जो है उसकी कमी हो जा रही है। तो कैल्शियम आयन अगर कम हो गए,
आपकी बॉडी के ब्लड या सीरम के अंदर, तो उसी दौरान में पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है पैराथॉर्मोन का रिलीज करेगी। अब ये पैराथॉर्मोन करेगा क्या, वो जो ब्लड और आपके पास प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम जो है वो कम हो गई थी, उसको बढ़ाने के अंदर आपके पास में ये रोल प्ले करेगी। तो वो कैसे बढ़ाएगी पैराथॉर्मोन, ये इस तरह से कि कैल्शियम जो है वो आपके ब्लड या प्लाज्मा के अंदर बढ़ गया। तो देखिए जहां जहां बॉडी में कैल्शियम जो है वो आपके पास डिपॉजिट होती है, उस जगह से उस कैल्शियम को पहले निकालने की ये कोशिश करेगा। तो देखिए हमें मालूम है कि जो बोन्स है, उस बोन के इनसाइड में कैल्शियम और फॉस्फेट बहुत ज्यादा होता है, तो उस जगह से आपके पास में पैराथॉर्मोन जो है उस बोन फॉर्मिंग जो सेल्स है उनकी एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं कम करवाने की कोशिश करेगा, और जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो देखिए होगा क्या, जैसे ही आपके पास पैराथॉर्मोन एक्ट करेगा, आपके पास ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो कैल्शियम जो है वो बोन से निकलकर कहां चला जाएगा, उस पर्टिकुलर ब्लड या प्लाज्मा या सीरम के अंदर। तो हुआ क्या, उसकी वजह से कैल्शियम का बैलेंस जो है वो नेचर ने बैलेंस करने की कोशिश की, उसको बढ़ाकर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज कहां पर आपके पास में कैल्शियम जो है वो आपके पास में बढ़ाया जा सकता है। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, जो स्मॉल इंटेस्टीन है वहां से मैक्सिमम मिनरल की एब्जॉर्प्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ द आयंस। अब हमने एक चीज कही थी कि अगर मान लीजिए कि पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टीन के अलावा जो लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट है वो भी आपके पास उस समय रोल प्ले कर सकती है जब बॉडी की जरूरत हो जाए और मिनरल्स को जरूरत से ज्यादा आपके पास रीएब्सॉर्ब करना हो। तो देखिएगा लार्ज इंटेस्टीन और स्मॉल इंटेस्टीन से यही पैराथॉर्मोन कैल्शियम को जरूरत से ज्यादा आपके पास रीएब्सॉर्ब करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड या सीरम के अंदर या प्लाज्मा के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखिए पैराथॉर्मोन ने फिर से क्या एक्ट किया, वो उस समय सीक्रेट हुआ जब ब्लड और सीरम के अंदर या प्लाज्मा के अंदर कमी थी। तो उसने काम क्या किया, उसको बढ़ाने का। तो बढ़ाने के अंदर पहला काम कैसे किया, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाया। दूसरा रीएब्सॉर्प्शन बढ़ाई, कहां से, स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन से। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट आपको यहां पर रोल होता हुआ मिलेगा, वो है देखिए जब हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में डिस्कशन किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, तो हमने एक चीज के बारे में कहा था कि वहां से रीएब्सॉर्प्शन कैल्शियम की होती है। तो इसका मतलब है जब भी पैराथॉर्मोन उस समय एक्ट करेगी तो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है उन नेफ्रॉनिक पार्ट से आपके पास कुछ ना कुछ जरूरत से ज्यादा बॉडी करवाने की कोशिश करेगी, ताकि बॉडी के ब्लड के अंदर और प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम जो है जितना रिक्वायर्ड है उतना हो सके, क्योंकि वो पहले क्या था, कम हो चुका था। तो फिर से वर्डिंग्स पर ध्यान दीजिएगा। वर्डिंग है कैल्शियम का बैलेंस मेंटेन करने के लिए पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। अब कैसे अपोजिट काम करें, पैराथॉर्मोन का आपको एक्शन समझ आ गया कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ गई तो आपके पास कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ गया। रीएब्सॉर्प्शन आपके पास में अगर लार्ज इंटेस्टीन और स्मॉल इंटेस्टीन से ज्यादा हो गई तो भी बढ़ गया। रीएब्सॉर्प्शन अगर पीसीटी से अगर आपके पास कैल्शियम की जरूरत से ज्यादा हो गई तो भी बढ़ गया। देखिए क्या पैराथॉर्मोन को ये मालूम है कि ब्लड और आपके पास प्लाज्मा के अंदर एग्जैक्ट में कितना कैल्शियम उसको बढ़ाना है? नहीं, उसको नहीं मालूम है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा, एवरेज क्वांटिटी से ज्यादा ब्लड या प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम का लेवल हो जाती है तो उसको सेंस करने का काम जो है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन करती है। तो कैल्सिटोनिन कब सीक्रेट हुई? कैल्सिटोनिन उस समय सीक्रेट होती है जब ब्लड या प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए आपके पास में कैल्सिटोनिन वर्क करती है। तो देखिएगा पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन ने क्या किया, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट एक्शन किया, लेकिन एक्शन कुछ इस तरह से हुआ है कि कैल्शियम का लेवल ब्लड और आपके पास में प्लाज्मा के अंदर कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेवल कम हो गई तो बॉडी के अंदर बहुत सारी रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। और रुकावटें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि क्या क्या हो सकती हैं। जितने एक्शन कैल्शियम के थ्रू होने वाले हैं वो सभी के सभी एक्शन नहीं हो पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों हार्मोन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो याद करिए, किसी एक चीज को याद कर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि पैराथॉर्मोन के एक्शन को याद करिए, क्योंकि पैराथायरॉइड ग्लैंड एक बिल्कुल अलग ग्लैंड है और आपके पास जो थायराइड ग्लैंड है उसमें बहुत सारे हार्मोन और भी आते हैं, तो वहां से याद करना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि किसी की बॉडी के अंदर जो है वो पैराथॉर्मोन उतनी मात्रा के अंदर सीक्रेट नहीं हो पा रही है जितनी मात्रा में उसको होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड या प्लाज्मा के अंदर हमेशा कैल्शियम का लेवल फॉल रहेगी और उसी जगह पर आपके पास कहीं ना कहीं जो फॉस्फेट का लेवल है वो जरूरत से ज्यादा वहां पर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि कैल्शियम आपके पास में कम हो गई है। तो ध्यान दीजिएगा,
जरूरत से ज्यादा अगर पैराथॉर्मोन की कमी हो जाए तो जरूरत से कम आपके पास में कैल्शियम ब्लड के अंदर हो जाएगी। इसका मतलब है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब हुआ आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, चाहे वो आपके पास में ब्लड है, चाहे वो आपके पास हम प्लाज्मा कहें, उसके अंदर इसकी कमी होना शुरू है। अब देखिएगा, जब भी कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगी तो मसल और जो नर्व है अपनी एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएंगी, वो इरिटेट हो जाएंगी, कहीं ना कहीं क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, स्पाज्म्स आना शुरू हो जाएंगे, और इसी चीज को हम टेटनी का नाम देते हैं। तो हाइपोपैराथायरॉइड टेटनी is the disease that is due to the hyposecretion of the parathormone and it will lead to a tetany। टेटनी का मतलब हमें पहले ही पता है कि टेम्परेरी मस्कुलर स्पाज्म होना शुरू हो जाएंगे, जब आपके पास मसल एक बार कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद वो रिलैक्स्ड स्टेट में नहीं जा पाती है। और ये ज्यादातर होता है जो आपके पास इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं और डायफ्राम के अंदर। और अगर वहां पर ये चीज होना शुरू हो जाए तो एस्फाइक्सिया हो सकता है। एस्फाइक्सिया का मतलब है सडनली आपके पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज आपको फील होगी और उसी वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगी, अगर ये चीज डायफ्राम या इंटरकोस्टल मसल के अंदर आपको नजर आती है। तो ये चीज भूलिएगा मत। और अगर इसी पैराथायरॉइड ग्लैंड की अगर कहीं ना कहीं रिमूवल कर दी जाए तो बहुत ही जल्दी डेथ हो सकती है। और उसका कारण भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो इंटरकोस्टल मसल है और डायफ्राम है वहां पर टेटनी होना शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से एस्फाइक्सिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी और जल्द एकदम से डेथ भी हो सकती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अगर मान लीजिए हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो हाइपर सिक्रीशन से क्या हुआ? हाइपर सिक्रीशन से जरूरत से ज्यादा आपके पास में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हो गई। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हुई तो जरूरत से ज्यादा आपके पास ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आपके पास में पर्टिकुलरली कैल्शियम की मात्रा हो गई। तो बोन तो आपके पास में ब्रिटल हो गई, बोन तो कमजोर हो गई ना, क्योंकि वहां से कैल्शियम जो है वो जरूरत से ज्यादा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से हाइपर सिक्रीशन जब पैराथॉर्मोन की हुई तो निकलना शुरू हो गया, तो बोन वीक हो जाएगी। और अगर बोन वीक हो जाएगी तो उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस आपके पास बढ़ जाएंगे। तो अगर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी से जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती थी तो हमने एक डिजीज पढ़ी थी जिसका नाम था ऑस्टियोपोरोसिस। तो ध्यान दीजिएगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द पीटीएच कैन आल्सो लीड डाउन टू अ ऑस्टियोपोरोसिस। तो भूलिएगा मत, ये भी चीज आपके पास पूछी जाती है। अब देखिएगा, जब भी हाइपर सिक्रीशन हुई ना तो उस दौरान में पर्टिकुलरली कैल्शियम जो है वो जरूरत से ज्यादा ब्लड के अंदर होना शुरू हो गया और उसके कंपैरिजन में फॉस्फेट जो है वो कम होना शुरू हो गई। तो इसीलिए आपके पास हाइपर कैल्सीमिया हुआ हाइपर सिक्रीशन ऑफ द पीटीएस से, लेकिन हाइपोफॉस्फेटीमिया हुई जब आपके पास हाइपर सिक्रीशन हुई। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो फॉस्फेट कम हो जाएगी, फॉस्फेट बढ़ेगी तो आपके पास कैल्शियम कम हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज आपने भूलना नहीं। जैसे हमने पढ़ा ना, हाइपोसिक्रीशन पैराथॉर्मोन की होगी तो कैल्शियम जो है वो उसकी कमी है आपके पास में प्लाज्मा के अंदर, तो हाइपोकैल्सीमिया, लेकिन फॉस्फेट इंक्रीज हो गई तो हाइपर फॉस्फेटीमिया। क्लियर हो गया जी? तो ये चीज आपने भूलनी नहीं है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछी गई है और बहुत बार पूछी जाती है।